नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जंगल के एरिया में अब तक आप लोगों ने सुना कि हर्षवर्धन अनायास से नाराज हो जाता है क्योंकि उसकी जान खतरे में पड़ गई थी। लेकिन जितेंद्र राणा और विक्की उसे खुश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बार हर्षवर्धन पिघलने नहीं वाला था। तभी वह दर्द का बहाना करते हुए गुस्से में बोली, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुई यह कहने की? इस बार मेरी कोई गलती नहीं है और यह सच है। तुम चाहो तो इनमें से किसी से भी पूछ सकती हो। ये कहते हुए उसे अपनी गर्दन पर हाथ रखा। वही हर्षवर्धन अभी भी गुस्सा था, लेकिन वह उसे नाराज नहीं कर सकता था। उसने एक रुमाल निकाला और अनाया की गर्दन पर लपेटे हुए कहा, इसका ध्यान रखो, मैं तुम्हारे लिए दवाई खोजता हूँ। ये सुनकर अनाया बोली, इसकी जरूरत नहीं है, मैं देख लूंगी। इतना बोलकर उसने एक पाउडर निकाला और खुद अपने घाव पर रख दिया। ऐसा होते ही वहां से खून निकलना बंद हो गया। तब तक बाहर से सेक्रेटरी रजत और बेला भी आ गए। अनाया सबको देखते हुए बोली, क्या सभी जगह सफाई हो चुकी है? तो सब ने एक साथ कहा, बिल्कुल। तो अनाया बोली, ठीक है, अब हमें चलना चाहिए, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। और उसकी टीम जिस जगह से आई थी वहां से वापस जाने लगी। जाते हुए जितेंद्र राणा बोला, क्या तुम इस बारे में गवर्नमेंट को नहीं बताने वाली? ये सुनकर अनाया बोली, बिल्कुल नहीं, गवर्नमेंट को खुद इस बारे में पता चल जाएगा। अभी वह इतना बोल ही रही थी कि रोबोट नोबिता तक वहां आ गया। वह हवा में उड़ते हुए वहां पर लैंड हुआ। अनाया उसे घूरते हुए बोली, सब कुछ ऑर्डर के मुताबिक हो गया। तो रोबोट नोबिता तुरंत बोला, मास्टर जैसा आपने कहा वैसा हो गया है। हर कोई तुरंत वहां से बाहर निकल गया। तकरीबन 20 मिनट में ही वह लोग जंगल से बाहर आ चुके थे और कार में बैठ चुके थे। जैसे ही कार आगे बढ़ी, अनाया ने किसी डिवाइस को एक्टिवेट किया। ऐसा करते ही पीछे एक और धमाका हुआ। थोड़ी ही देर में दूसरा धमाका हुआ। हर कोई पीछे की साइड देख रहा था, जहां पर धमाके की वजह से आग लग चुकी थी। यही नज़ारा आसपास के एरिया में था। तकरीबन एक साथ 20 से 25 धमाके हुए और आसपास का एरिया पूरी तरह से तबाह हो गया। तभी विक्की सहगल बोला, भाभी क्या यह आपने किया है? तो अनाया बिना भाव के बोली, बिल्कुल। तो विक्की थोड़ा चिंतित आवाज से बोला, तारांकन, लेकिन भाभी वह लड़कियां और बच्चे अभी भी अंदर थे। ये सुनकर अनाया बोली, चिंता मत करो, उस बेस के अंदर धमाका नहीं हुआ है। ये सारे धमाके आसपास के एरिया में हुए हैं। थोड़ी ही देर में गवर्नमेंट तक ये खबर पहुंच जाएगी और वहां पर लोग रेस्क्यू के लिए पहुंच जाएंगे। और पहले ही मैंने कुछ ईमानदार लोगों को इस चीज की न्यूज भेज दी है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। अनाया ने सभी खूंखार जानवरों को भी जंगल के अंदरूनी हिस्सों में भेज दिया था। अब वह लोग जिस तरह से वहां पहुंचे थे उसी तरह से वापस क्लब हाउस पहुंच गए। अंदर जाकर जितेंद्र राणा सोफे पर गिरते हुए बोला, आज तो सच में बहुत मुश्किल से बचे। फिर वह अनाया को घूरते हुए बोला, अगली बार एडी खतरनाक जगह पर जाने से पहले हमें इन्फॉर्म जरूर कर देना। वहां पर कितना खतरा था और तुम तो इस तरह से बात कर रही थी जैसे हम मजे करने के लिए गए हो। कभी भी ऐसी जगह पर अकेली मत जाना। अनाया अपने कंधे उचकाते हुए बोली, तो मैंने कोई झूठ तो नहीं बोला। मैंने कहा था मैं तुम लोगों को मजे करने के लिए ले जा रही हूँ, तो बस यही तो करने गए थे हम। वैसे भी तुमने कौन सा कोई बड़ा काम किया है? तुम इतनी बड़ी गैंग चलाते हो, खुद को कहीं का डॉन बताते हो और इतनी मामूली सी चीज नहीं संभाल सकते। ये कहते हुए उसने मुंह बिगाड़ लिया। हर्षवर्धन जो पास में बैठा हुआ अनाया की गले पर लगे हुए कट का ड्रेसिंग कर रहा था, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। जाहिर सी बात है, अनाया ने जितेंद्र राणा को अच्छी खासी बातें सुना दी थी। तभी विक्की टीवी स्क्रीन ऑन करते हुए बोला, भाभी, लेकिन इस बार आपने सच में बहुत बड़ा रिस्क लिया। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इतनी खतरनाक जगह जाने की आपको क्या जरूरत थी? अगर आपको कुछ करना ही था तो हमें इन्फॉर्म कर देते, हम अपने आदमी भेज देते। ये सुनकर अनाया उन्हें घूरते हुए बोली, ताकि पीछे कोई एविडेंस सुराग रह जाए और शाकाल जैसा खतरनाक गैंगस्टर हमारे पीछे लग जाए। मुझे कोई ऐसा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। वैसे भी हम जहां गए था वहां बस तबाही मचाने के लिए गए थे और कुछ करने के लिए नहीं गए थे। तुम्हें इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वहीं अनाया को बेफिक्र देखकर जितेंद्र वापस बोला, इतनी लापरवाही अच्छी नहीं है, तुम्हें थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। क्या होगा अगर तुम वहां अकेली गई होती? तो क्या तुम जिंदा वापस आ जाती?
वही पीछे खड़ी हुई बेला बदबदाते हुई बोली, वैसे भी यह कोई पहली बार थोड़ी है। मास्टर ऐसे कई बार गई है। ये लोग मास्टर को कुछ ज्यादा ही कमजोर समझ रहे हैं। वहीं पास खड़ा हुआ रजत ये सुन रहा था। उसने आंखें छोटी करते हुए बेला को देखा, जैसे उसे यकीन नहीं हो रहा हो। बेला ज्यादा कुछ नहीं बोलती। अब तक हर्षवर्धन को भी समझ गया था कि उसकी बीवी ने ऐसा कई बार किया है। हर्षवर्धन अनाया को गोद में उठाते हुए बोला, हमें चलना चाहिए। ऐसे ही कहते हुए वो उसे गोद में उठाकर बाहर निकल गया। पीछे विक्की और जितेंद्र को कंफ्यूजन में छोड़ गया। जितेंद्र राणा चिढ़ी हुई आवाज में बोला, दोनों मियाँ बीवी एक जैसे हैं। उन्हें हमारी कदर ही नहीं है। कुछ भी कहो, भाभी बहुत डेयरिंग है। तुम्हें देखा नहीं उन्होंने किस तरह से सारी चीजों से निपटा। सच में वो काबिले तारीफ है। तभी सामने टीवी पर न्यूज आने लगी। गवर्नमेंट को किसी सुनसान जंगल में कई लाशें मिली और वहां कई सारे टूटे हुए हथियार भी देव। यहाँ तक कि वहां पर कई सारे बच्चे और लड़कियों को किडनैप करके रखा गया था। अभी हर जगह यही न्यूज हाईलाइट करके दिखाई जा रही थी। ऑनलाइन हर किसी की अपनी राय थी। ऑनलाइन कुछ लोग कह रहे थे कि वह मानव तस्करों का अड्डा होगा जो लोगों को बाहर भेजते हैं। ऐसे कई सारे अंदाजे लोग लगा रहे थे। हर जगह उन्हें क्रिटिसाइज किया जा रहा था और न्यूज में भी बड़ा चढ़ाकर बोला जा रहा था। कई पॉलिटिशियन भी आ गए। इस बारे में उन्होंने सफाई देने लगे, जैसे कि इस बारे में उन्हें कुछ नहीं पता था। वह इस चीज को लेकर अच्छे से एक्सप्लेनेशन देंगे। ऐसी कई सारी चीज वह बोलने लगे। इस न्यूज को देखते हुए जितेंद्र राणा बोला, वैसे काम तो हमने अच्छा किया है। वैसे कुछ भी कहो, मुझे भी बहुत मजा आया शाकाल के प्लान को फेल करने में। तभी विक्की सहगल को फोन आया। यह अंडरवर्ल्ड की मीटिंग के बारे में था जो कैंसिल हो चुकी थी। कुछ लोग जो यहाँ पहुंच चुके हैं उन्हें अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो लोग कुछ बोल नहीं रहे थे। वही यह सुनते ही विक्की अविश्वास में बोला, है ऐसा कैसे हो सकता है। उसे तुरंत फोन काटकर हर्षवर्धन को फोन किया। हर्षवर्धन जो कार में बैठा हुआ था और उसकी गोद में अनाया बैठी हुई थी और सुकून से उसके गले में सर छुपाए हुए शांति से अनाया को महसूस कर रहा था। उसने फोन उठाकर स्पीकर पर रख दिया। सामने से विक्की हाथ बढ़ाते हुए बोला, भाई एक न्यूज़ है, जा तुम्हें यकीन नहीं होगा इस बारे में। तभी हर्षवर्धन कड़क आवाज में बोला, अंडरस्को बकवास करना बंद करो। जो भी कहना है साफ साफ कहो। तो विक्की थोड़ा गुस्से में बोला, भाई मैंने इतनी बड़ी न्यूज़ देने के लिए आपको फोन किया और आप मुझसे इस तरह से बात कर रहे हैं। जाओ, मैं आपको न्यूज़ नहीं बताऊंगा। ये सुनकर हर्षवर्धन फोन को घूरते हुए बोला, ठीक है मत बताओ। वैसे भी अंडरवर्ल्ड की मीटिंग कैंसिल हो गई होगी। यह कोई इतनी भी बड़ी न्यूज़ नहीं है। विक्की तुरंत बोला, हाँ आपको कैसे पता इस बारे में? क्या आपको पहले ही हमारे लोगों ने फोन कर दिया है? ये सुनकर हर्षवर्धन फोन को घूरते हुए नामे सिर हिलाता है, जैसे कहना चाहता हो सच में ये बेवकूफ़ है। लेकिन उसका कुछ एक्सप्लेन करने का मूड नहीं था। वैसे भी किसी को कोई चीज़ एक्सप्लेन करना हर्षवर्धन की आदत नहीं थी। वह बस ऑर्डर देता था। हर्षवर्धन को खामोश देखकर विक्की को थोड़ा गुस्सा आया। उसे अब पूरी बात जाननी थी, इसलिए वह पूछता है, हर्षवर्धन भाई बोलो क्या बात है? भले ही तुम हमारे पास हो, लेकिन इस तरह से तुम बात को आधे ए नहीं छोड़ सकते। लेकिन हर्षवर्धन अभी भी नहीं बोला। तो अनाया फोन को घूरते हुए बोली, है मिस्टर विक्की, यह भी भला कोई पूछने वाली बात है? जाहिर सी बात है, जिन भी लोगों ने आने से मना किया है या फिर मीटिंग कैंसिल की है वह शाकाल के आदमी है। यह मीटिंग इसलिए रखी गई थी कि शाकाल अपना कंसाइनमेंट पूरा कर सके और इस बारे में अंडरवर्ल्ड गेम को इन्फॉर्मेशन ना मिले या फिर भनक भी ना लगे, और इस मीटिंग के दौरान ही सारी चीज़ निपट जाए ताकि उनका काम आसानी से हो जाए। लेकिन उनका अड्डा पहले ही बर्बाद हो चुका है। तो जो भी लोग इसके लिए जिम्मेदार थे या फिर जिन्हें ये काम सौंपा गया था वह शाकाल को रिपोर्ट करने गए होंगे, तो भला वह अंडरवर्ल्ड की मीटिंग कैसे अटेंड करते। इसलिए मीटिंग कैंसिल हो गई। वही यह सुनकर विक्की दांत पीसते हुए गुस्से में बोला, उन लोगों ने क्या समझ रखा है हमें? हम क्या उनके नौकर हैं? जो वह जब कहेंगे तब वह मीटिंग करेंगे और जब कहेंगे तब हम अपना कामकाज छोड़कर उसके पीछे घूमेंगे। अगली बार मिलने दो, मैं उन्हें अच्छा मजा सिखाऊंगा। लेकिन तब तक हर्षवर्धन फोन काट चुका था। उसे विक्की की बकवास सुनने की इच्छा नहीं थी। भी इस तरह से फोन को काटता विक्की का गुस्सा और बढ़ गया। वह जितेंद्र राणा को गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, देखा तुमने, इसमें फोन काट दिया। इतनी सीरियस बात हो रही थी
और उसे अभी भी परवाह नहीं है। ये सुनकर जितेंद्र राणा शराब पीते हुए बोला, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वह पहले भी ऐसा ही था। वैसे भी अभी जो हमें करने की जरूरत है वह है दुश्मनों पर अच्छे से नजर रखना। मुझे लगता है हम सब में अगर कोई सबसे ज्यादा चालाक लोमड़ी जैसा कोई है तो वह है अनाया। उसने कितनी जल्दी सब कुछ समझ लिया और सारी चीज एनालाइज भी कर ली। उसका दिमाग बिल्कुल उसके पति हर्षवर्धन की तरह चलता है। दोनों ही चालक लोमड़ी की तरह है। किसी को जिंदा निगल जाए तब भी पति नहीं चलता। वही यह सुनकर विक्की सहगल भी ड्रिंक करते हुए बोला, तुमने कहा था बिल्कुल सही है, उन दोनों का ही मुकाबला कोई नहीं कर सकता। वैसे भी वह दोनों अपने आप में आइटम बम है। अगर कोई मुझे पूछे तो मैं कहूँगा किसी से भी उलझ लो, लेकिन उनसे नहीं। चलो हम आगे की चीजों के लिए तैयारी कर लेते हैं। मुझे लगता है आगे का वक्त सुकून भरा नहीं होने वाला है। वह इस तरह से चुप नहीं रहेगा। वह जरूर कोई ना कोई गंदा तरीका अपनाएगा। दूसरी ओर कार के अंदर फोन रखते ही हर्षवर्धन अनाया को घूरते हुए बोला, बीवी तुम लोगों से बकवास क्यों कर रही थी? उन्हें किसी भी चीज का एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस मुझ पर ध्यान देना है। इतना बोलकर वह उसे किस करने लगा और उसके कमर को सहलाने लगा। अनाया भी उसका साथ दे रही थी। तभी हर्षवर्धन का हाथ अनाया के पेट पर गया, जिसे महसूस करके हर्षवर्धन तुरंत अनाया से दूर हुआ और उसके पेट को सहलाते हुए बोला, बहुत जल्द हमारे बीच एक और मेहमान होगा। मुझे लगता है तब हमारे पास शायद इतना वक्त ना रहे। ये सुनकर अनाया भी मुस्कुराते हुए बोली, शायद वह भी काफी खुश थी। आखिरकार उसे यह सौभाग्यशाली मौका मिला था। माँ बनने का मौका पिछले जन्म में तो ये बस उसके लिए एक ख्वाब बनकर रह गया था। यहाँ तक कि इस वजह से वो कई हफ्ते कट कर जी रही थी। उसे बहुत अच्छे से याद है, पिछले जन्म में उसकी शो कॉल सौतेली माँ रवीना ने अनाया को यह समझाया था कि उसका शरीर कमजोर है और वह बच्चा पैदा नहीं कर सकती, तो अच्छा होगा कि जानवी उसके लिए बच्चा पैदा करें। वो इनडायरेक्टली कहना चाहती थी कि विशाल और जानवी का बच्चा अनाया पाले और उसे एजुकेशन दे और आगे चलकर अनाया की प्रॉपर्टी भी उसे मिल जाए। वही एक फ्री की नैनी बन कर रहे थे अपने बच्चों के लिए। ऊपर से वह अनाया पर इस तरह से जता रही थी जैसे बच्चा पैदा करके जानवी अनाया के लिए कोई उपकार कर रही हो। ये याद करते ही उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। हर्षवर्धन ने भी बदलाव महसूस किया। वह अनाया का हाथ फिर से हिलाते हुए बोला, बीवी शांत हो जाओ। इस तरह से गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें खुद को रिलैक्स रखने की जरूरत है। ये सुनते ही अनाया अपनी सोच में आई और हर्षवर्धन के गले लग गई। क्या शाकाल लेगा बदला? कौन रख रहा था हर्षवर्धन के कमरे में? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।